हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार सिंह आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जिससे पता चलेगा कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप शेयर मार्केट की जानकारी हासिल करना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट में आपकी रुचि है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको आसानी से मिल पाएँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़, अगर किसी भी कंपनी का शेयर हम खरीदना चाहते हैं तो हमें क्या चेक करना है? ये चीज़ें चेक करनी ही करनी होती हैं कि उस कंपनी का पास्ट रिटर्न हिस्ट्री क्या है, लॉन्ग टर्म में उसने कितना रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, साथ ही साथ में उस कंपनी के प्रमोटर्स उस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी रखे हुए हैं, और तीसरे नंबर पे प्रमोटर्स की कितनी हिस्सेदारी ऐसी है जो कि प्लेस्ड है। ये तीन चीज़ें हमें ज़रूर चेक करनी होती है। और ये तीन चीज़ें हम कैसे चेक करते हैं, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं चेक करने के लिए, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तीन चीज़ें हम कैसे चेक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। प्लीज़ जाके उसे ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को भी आप देखें, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें चेक कैसे करते हैं किसी भी कंपनी का। चौथी चीज़ दोस्तों जो हमें चेक करनी होती है, वो होती है उस कंपनी का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी का चेक करना, जिससे हमें पता चलता है उसके पास रिजर्व्स कितने हैं, उसमें उस कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, और कैश एंड बैंक बैलेंस उस कंपनी का कितना है। क्योंकि अगर डेब्ट किसी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है तो वो कंपनी एक प्रकार से रिस्की हो जाती है। साथ ही साथ में पाँचवा है रीसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट भी हमें चेक करना होता है। और सिक्स्थ नंबर पे हमें बिजनेस सेक्टर और एरिया कवर्ड भी चेक करना है कि कोई भी कंपनी जो हम जिसके शेयर खरीदना चाहते हैं, उसका बिजनेस सेक्टर क्या है, वो किस प्रकार के बिजनेस करती है और कितने एरिया को कवर करती है। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है। इनके साथ ही एक और चीज़ है जो आपको देखना चाहिए, वो है कि हिस्ट्री ऑफ द कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कब से उसने शेयर मार्केट में, कब से उसका बिजनेस चल रहा है, शेयर मार्केट में कब लिस्ट हुई, और साथ ही साथ में उसके मेन मैनेजमेंट वाली चेयर पे कौन लोग बैठे हैं, उसके चेयर पर्सन्स के नाम आपको पता होने चाहिए। अगर ये सब भी आपको पता है तो आप ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, इसकी गारंटी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझेंगे कि कैसे बैलेंस शीट चेक करें, और कैसे रीसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट चेक करें, और कैसे बिजनेस सेक्टर को हम चेक करें। तो शुरुआत करेंगे बैलेंस शीट से। किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट हम कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम गूगल के होम पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें जिस भी कंपनी का बैलेंस शीट चेक करना है उसको लिखना पड़ेगा। तो आइए हम टाइप करते हैं। सपोज पिछले वीडियो में हमने डाबर के बारे में ही स्टडी किया था, तो इस वीडियो में भी डाबर से ही शुरुआत करेंगे। तो चलिए डाबर के बैलेंस शीट को देखने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मुझे डाबर के बैलेंस शीट को चेक करना है तो हम गूगल पे सर्च करेंगे डाबर बैलेंस शीट मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल एक बैलेंस वेबसाइट है जो कि बैलेंस शीट वगैरह का रिकॉर्ड रखती है। तो आपको लिखना है उस शेयर का नाम, डाबर बैलेंस शीट मनी कंट्रोल। ये लिख के सर्च करेंगे तो ये देखिए पहला लिंक आ गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर एक साइट खुलेगी, खुल रही है ये। तो दोस्तों, जैसे हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारे पास मनी कंट्रोल का ये पेज खुल के आएगा, जिसमें लिखा हुआ है डाबर इंडिया लिमिटेड यहाँ पे, और साथ ही साथ में उसके फाइनेंशियल्स में यहाँ पे हमको बैलेंस शीट मिलेगा। तो इसको और स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कहाँ पे हम रिजर्व देख सकते हैं। नीचे आने पे देखिए आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। एक तो ये चीज़ होना चाहिए कि ये ओल्ड रिजल्ट इन ओल्ड फॉर्मेट होना चाहिए। कई बार न्यू फॉर्मेट करने पे ये चीज़ें नहीं दिखेंगी तो आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। तो आप रिजल्ट इन ओल्ड फॉर्मेट को सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे जो जब भी बैलेंस शीट देखते हैं तो स्टैंड अलोन को देखते हैं, कंसोलिडेटेड को मत देखिए, स्टैंड अलोन को देखिए। क्यों ऐसा करते हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आइए देखते हैं रिजर्व कहाँ है। नीचे अगर आए हम नीचे अगर इसको करें तो यहाँ पे देखिए, ये हम देख सकते हैं रिजर्व्स का कॉलम है, रिजर्व्स का रो है। तो रिजर्व में आप देखिए इस कंपनी के पास कितने रिजर्व हैं। रुपीज़ जो है हमारे पास वो करोड़ में या मिलियंस में होंगे, वो भी लिखा होगा। चलिए दोस्तों, देखिए रिजर्व की बात करते हैं तो इस कंपनी का रिजर्व नॉर्मली करोड़ में होता है। मार्च 16 में इसके पास रिजर्व कितना था, 2695 करोड़ या 2700 करोड़ के आसपास इसके पास रिजर्व था, जो कि मार्च 17 में 3400 करोड़ हो गया, मार्च 18 में 4000 करोड़ का हो गया है, मार्च 19 में फिर 3700 करोड़ का है, लेकिन मार्च 20 में ये 4300 करोड़ का हो चुका है।
तो हम ये कह सकते हैं इसका रिजर्व जो है ज़रूर लगातार बढ़ते हुए क्रम में है, टाइम के साथ ये बढ़ रहा है। तो ये भी एक ग्रीन सिग्नल है, रिजर्व किसी भी कंपनी का बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई। अब आइए देखते हैं किसी कंपनी पे डेब्ट कितना है। तो डेब्ट देखने के लिए हम और नीचे जाएंगे। नीचे जाने पे ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डेब्ट का कॉलम बना हुआ है। तो टोटल डेब्ट में अगर हम देखें तो इस कंपनी के पास इस समय 113 करोड़ रुपए का डेब्ट है, जो पहले कितना था, पहले 86 करोड़ था, फिर 283 करोड़ हुआ, फिर 286 करोड़ हुआ, अभी घट के 134 और अब फिर से घट के 113 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो ऐसा नहीं कि कर्ज एकदम जीरो ही होना चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी है तो कुछ कर्ज चलता है, लेकिन वो कर्ज एक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ में वो कर्ज घटते हुए क्रम में होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पिछले 4 सालों में कंपनी ने अपने ऊपर से कर्ज को कम किया है और हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में अपना कर्ज जीरो भी कर दे। तो ये कंपनी कर्ज के मामले में भी बहुत अच्छी तो नहीं है, डेब्ट फ्री तो नहीं है, कुछ कर्ज है, लेकिन इतना खतरनाक भी नहीं है, क्योंकि इतना बिजनेस अगर ये चला रही है तो कुछ ना कुछ तो कर्ज होगा। तो कर्ज को भी हम ओके कहेंगे इसमें। अब आइए दोस्तों कंपनी का बैंक बैलेंस चेक करते हैं, कैश और बैंक बैलेंस कितना है। तो उसी पेज में और नीचे आने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास टोटल डेब्ट था, डेब्ट के बाद और नीचे की तरफ आए तो हमें दिखेगा कैश एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पे दिख रहा है हमको कैश एंड बैंक बैलेंस। जब इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी का कैसा है। कंपनी के पास पहले जो कैश एंड बैंक बैलेंस था वो 1000 करोड़ रुपए का था, फिर 958 करोड़ का, फिर अभी 1100 करोड़ का, 1200 करोड़ का, 1200 को क्या बल्कि इसको 1300 ही कह सकते हैं हम। और उसके बाद इस समय जो करेंटली मार्च 20 में है वो 1700 करोड़ का है। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए, सॉरी कैश एंड बैंक बैलेंस भी लगातार कैश एंड बैंक बैलेंस भी लगातार अगर ग्रोइंग है तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कंपनी जो कल हमने 3 पैरामीटर, पिछली वीडियो में 3 पैरामीटर चेक किए थे, उसमें भी ग्रीन सिग्नल दे रही थी और आज चौथे पैरामीटर यानी बैलेंस शीट पे भी इसने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो कैसे चेक करें, रिसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट को चेक करेंगे अब हम। हाँ दोस्तों, रिसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फिर से एनएससी की साइट पे आना है, वहाँ पे डाबर को सर्च करना है। तो हमने यहाँ पे एनएससी की साइट पे आ चुके हैं हम और यहाँ डाबर को सर्च कर लिए। तो डाबर इंडिया लिमिटेड का जो है ये आप देख सकते हैं, डाबर इंडिया लिमिटेड के प्रोफाइल खुल के आ चुकी है। अब इसका रिसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट चेक करने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। नीचे आके हम देखेंगे यहाँ पे जो कंपनी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये कंपनी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इस टैब में हमको आना है। कंपनी इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते ही उसका फाइनेंशियल रिजल्ट, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट लिखा हुआ है, मुझे हाईलाइट करने दीजिए, ये फाइनेंशियल रिजल्ट लिखा हुआ है और ये फाइनेंशियल रिजल्ट दिखा रहा है, आप देख सकते हैं 2 कॉलम, जिसमें कि लिखा हुआ है 31 मार्च 2020 का रिजल्ट और 30 जून 2020 का रिजल्ट। ये क्वार्टरली देता है कि ये 30 जून वाले क्वार्टर में क्या रिजल्ट है, ये लेटेस्ट हो गया हमारे पास, और ये 31 मार्च उसके पहले वाले क्वार्टर की बात है। रुपीज़ इन लाख में मेंशन है। तो आप देख सकते हैं कि 30 जून तक यानी अप्रैल मई जून में इसने जो इसका इनकम कितना था, टोटल इनकम यहाँ दिया हुआ है, टोटल इनकम यहाँ पे दे दिया, साथ ही साथ में उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो कंपनी को लगभग 289 या 290 करोड़ के आसपास का बेनिफिट हुआ है और उससे पहले वाले क्वार्टर में कंपनी को 257 करोड़ का बेनिफिट हुआ था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है और देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ से भी हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, इस कंपनी को हम खरीद सकते हैं। अब सिक्स्थ चीज़ की बात करें तो सिक्स्थ नंबर पे हमें चेक करना होता है कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है और साथ ही साथ में इसना कितना एरिया कवर करती है। तो चलिए हम देखते हैं सेक्टर का क्या, कौन से सेक्टर में ये काम करती है। इसके लिए हमें कंपनी की हिस्ट्री चेक करने के लिए, कंपनी का सेक्टर चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि उस कंपनी का विकीपीडिया पे उस कंपनी को सर्च करके हम देखें। तो हमने लिखा डाबर विकीपीडिया, तो विकीपीडिया पे देखिए हमें कुछ मिलेगा, विकीपीडिया की पेज पे हम देखते हैं क्या मिलता है। तो दोस्तों अभी आप ये देख सकते हैं कि विकीपीडिया पे डाबर का पेज हमारा खुल चुका है और अब हम इसको स्क्रॉल डाउन नीचे आएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमको दिखेंगी। जैसे इंडस्ट्री क्या है इस कंपनी का, इंडस्ट्री अगर बात करें तो ये कंज्यूमर गुड्स बनाती है। साथ ही साथ में ये कब बनी, 1984 से ये कंपनी चल रही है। हेड क्वार्टर कहाँ पे, ये भी जानकारी मिल जाती है। और एरिया सर्व्ड, कितने एरिया में ये काम करती है वो भी देखिए वर्ल्ड वाइड लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो ये पूरे दुनिया में काम करती है। साथ ही साथ में इसके की पीपल कौन है, ये लोग की पीपल मतलब सीईओ, देखिए मोहित मल्होत्रा की बात हो रही है, फिर अमित बर्मन जो है इसके चेयरमैन है। तो ये की पीपल के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कंपनी की हिस्ट्री भी अगर आप सर्च करना चाहें इसके प्रोडक्ट क्या क्या बनाती है ये सब देखना चाहें तो गूगल और विकीपीडिया की सहायता से आप ये देख सकते हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर आप संतुष्ट होते हैं इन सारे पैरामीटर्स पे अगर कोई भी कंपनी खरी उतरती है तब तो आप उस कंपनी के शेयर को लेके बैठ सकते हैं। हो सकता है टेम्पोररी टाइम के लिए वो कभी उसमें गिरावट हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पैरामीटर आपने चेक नहीं किया या इस पैरामीटर पे कंपनी खरी नहीं उतर रही है तो फिर आप उस कंपनी के शेयर लेके बैठे हैं कि नहीं वो कभी बढ़ेगा, तो इसकी गारंटी नहीं होती और आप अपने पैसे को रिस्क में डाल लेते हो। साथ ही दोस्तों कंपनी का एक और चीज़ देखना चाहिए कि जब हम एनएससी की साइट पे कंपनी को सर्च करते हैं तो साथ ही साथ में यहाँ पे एक टैब जो आता है, सबसे पहला टैब जो है वो ट्रेड स्नैपशॉट है। इसमें आप अगर सर्च करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो पिछले एक साल में उसका हाईएस्ट वैल्यू कितनी रही है, तो वो है 525 रुपये, जो कि 5 मार्च को ही बनाया था उसने। और 52 वीक लो कितना है, तो 386 रुपये, जो 23 मार्च 2020 को बनाया था। ये ऐसा क्यों है कि मार्च में ही वो हाई भी बनाया और मार्च में इतना नीचे गिरा था। आप सभी जानते हैं कि उस समय कोविड-19 चल रहा था। कोविड-19 के कारण सारे मार्केट के सारे शेयर ही लगभग अपन सबसे निचले लेवल पे आ गए थे। और अभी रिकवर करके आप सोचिए 386 का में जो कंपनी मिल रही थी वो अभी 512 रुपये का हो गया है। तो कितना प्राइस में अंतर हो गया है। और ये भी है कि उससे पहले, कोविड के पहले, ये 525 रुपये में चल रही थी, जो कि अभी 512 रुपये में है। ऑब्वियसली अगर जो लोग भी इसमें शेयर खरीदे हुए हैं वो होल्ड करेंगे कुछ और दिन तो ये 525 के भी ऊपर चली जाएगी और इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ यही सारी चीज़ें हमें आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो और आप चाहते हो कि उससे रिलेटेड मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।